जैन सा लाभ उमड़ा था। चलिए चलिए, वो विवाद का विषय है, उधर नहीं जाना है आप लोगों को। आप प्रशासक बनने जाना है, इस तरह बात करेंगे तो फिर समाज में विरोध हो जाएगा जी। आपको संविधान के प्रावधान का पालन करना है। नहीं, संविधान का प्रावधान ही नहीं पालन करवाते हैं ना। नहीं तो उसके, तो वही प्रावधान पालन करवाना है, उसका विरोध ना हो, जहाँ देख लेना है। ठीक है, चलिए हम लोग आरक्षण के विषय की बात करते हैं। अब देखिए, धीरे धीरे आप लोग ध्यान रखेंगे, समता के अधिकार को अच्छे से आप लोगों को करना है, और सब समता के अधिकार से ही कनेक्टेड है। नहीं, यहाँ आरक्षण की बात करता है लोग, अब बहुत लोग कहता है, देखिए आरक्षण का तात्पर्य क्या है, एक सीट रिजर्व करना। किसी भी व्यवस्था में सिंपल अर्थ में देखेंगे तो अपने सीट को रिजर्व करना, यानी एससी एसटी और जो वंचित वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग हैं, उनको ये दायित्व दिया गया है कि उनके लिए कुछ सीट आरक्षित हो जाए किसी भी विभाग में। नहीं, वो शैक्षणिक संस्थान में हो, आपको जो हैरार्की है नौकरी का, प्रमोशन में हो, उसमें भी आरक्षण की बात करता है। तो ये उनकी स्थिति और वो उनकी सामाजिक स्थिति बढ़ाने की बात करता है। लेकिन अपवाद में जो आलोचना करने वाले हैं वो कहते हैं कि आरक्षण क्या है, आरक्षण देने से समता मूलक समाज की स्थापना की जो अवधारणा है उसको यह क्या है, काउंटर करता है, उसको बल नहीं मिलता है। नहीं, एक तरफ तो वो आलोचना वाले जो कहते हैं कि एक तरफ तो आप समतामूलक समाज की स्थापना की बात करते हैं और एक तरफ आप विभेद करके आरक्षण की बात करते हैं। नहीं, जब आरक्षण की बात करते हैं तो समाज में समानता तो हो ही नहीं, कहीं ना कहीं उस वर्ग में ये बात आ जा रही है कि हम अपने स्टेटस में नीचे हैं तभी हमें देने की बात हो रही है, और जो ऊपर वाले वर्ग हैं उनके मन में भी ये बात आता है कि ये वर्ग हम लोगों से अलग है तभी हम इन लोगों को आरक्षण देने की बात करते हैं। नहीं, तो ये आलोचना वाले करते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे, संविधान जो है ये विभेदीकरण आरक्षण की बात करता है, यानी विभेद करके उनके स्टेटस को ऊपर उठाने की बात करता है। अर्थात ये सकारात्मक समता की बात करता है, न कि नकारात्मक समता की बात। नकारात्मक समता का अर्थ हो गया, जो आलोचना करने वाले हैं वो नकारात्मक समता की बात करते हैं। नहीं, एक तरफ समता स्थापित करने की बात करते हैं, एक तरफ आरक्षण की बात करते हैं। जब आरक्षण की बात करते हैं तब तो ये समता नहीं हुआ, तो ये क्या है, ये नकारात्मक समता हुआ। तो नकारात्मक समता की अवधारणा को संविधान एक्सेप्ट नहीं करता है। यहाँ वो सकारात्मक समता की स्थापना करना चाहता है। यानी सकारात्मक समता का अर्थ है समाज में जो पहले से जो हायरार्की बना हुआ है जातियों का, और उस जाति में जो निम्न स्तर पे है वो आज से ही नहीं, पौराणिक सभ्यता से देखिएगा, प्राचीन काल से शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति उनकी क्या है, दयनीय रही है, और उसी वजह से वो पिछड़े हुए हैं। तो उनको उन सब सुविधाओं को दे करके उनको ऊपर उठाने की बात कही जाती है, यानी ये सकारात्मक क्षमता है। और ये तभी होगा जब उस निश्चित समुदाय को निश्चित सीटें अलॉट कराई जाए। ठीक है, इसलिए ये आरक्षण की बात कही जाती है। और आप देखेंगे कि यही आरक्षण के मुद्दे पर संविधान में देखेंगे कि यहाँ पिछड़ा वर्ग नाम का कोई शब्द का जिक्र नहीं है। नहीं, इस पे बहुत बार विरोध हुआ है कि संविधान में जो प्रावधान है इसमें पिछड़े वर्ग का शब्द का जिक्र नहीं है। लेकिन अनुच्छेद 340 की व्याख्या करने के बाद पिछड़े वर्ग के आरक्षण देने की अवधारणा को बल मिलता है। अनुच्छेद 44 है, इसकी व्याख्या की जाती है तो इसमें इस बात को बल मिलता है जिससे पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया जा सके। नहीं, और इसका पहले बार आप देखेंगे, पहली बार ये अवधारणा जो था 1953 में, 1953 में आई, और ये पहला पिछड़ा वर्ग आयोग था जिसका नाम था कालेलकर आयोग। कालेलकर नाम सुने हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग था। योग बात कालेलकर आयोग में की गई।
कि एक निश्चित समुदाय को पहचान करके और उनको हर एक लेवल पे क्या किया जाए, आरक्षण दिया जाए। नहीं, और इसकी जब व्याख्या की गई तो आगे चल करके इन्होंने इसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया। महिलाओं को नहीं, पहले क्या किया, पहले इसमें SC ST को शामिल किया, SC और ST, SC ST और पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग को कालेलकर आयोग ने शामिल किया। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब व्याख्याएं विस्तृत हुई तो इसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया, और महिलाओं को इस स्थिति में शामिल किया गया, इन्होंने इशारा किया हमारे पौराणिक सभ्यता को, पौराणिक सभ्यता और पुरानी जो साहित्य थे उनके तरफ इशारा किया, और कहा कि ये आदि काल से ही यानी वैदिक काल से ही पुरुषवादी मानसिकता रही है, और इस पुरुषवादी मानसिकता से महिलाएं हर एक समय पिछड़ी हैं। नहीं, उनको हमेशा पर्दे में रखा गया है, चारदीवारी के अंदर रखा गया है, और चारदीवारी के अंदर और पर्दे में रह करके कोई अपना मानसिक और बौद्धिक विकास नहीं कर सकता है। नहीं, और इसी स्थिति से महिलाएं जो है प्राचीन काल से लेकर के मध्यकाल में और मध्यकाल से लेकर के आधुनिक काल में कुछ स्थितियां बदली। कब? 18वीं शताब्दी में, जब कुछ सामाजिक धार्मिक बुद्धिजीवी हुए और धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन किए, तब महिलाओं की स्थिति बदली, लेकिन उतनी नहीं बदली जितनी मानव पुरुषों की है। नहीं, इस अवधारणा पर इन्होंने पहचाना और महिलाओं को भी इसमें शामिल किया प्रथम में। ठीक है। नहीं, इसके बाद जब ये विकास हुआ इनका, तब फिर एक और आयोग आया 1979 में, नहीं 1979 में मंडल आयोग आया, और यह 1931 के जनगणना को आधार बनाया। 1931 के जनगणना के को आधार बनाकर 1979 में मंडल आयोग आया, और यह 1980 में अपना रिपोर्ट पेश किया। नहीं, 80 में रिपोर्ट पेश किया। जब ईटो में रिपोर्ट पेश किया तो यह पाया कि पूरे जितनी जनसंख्या है उसमें 54% ऐसे लोग हैं जो पिछड़े वर्ग के हैं। नहीं, पिछड़े वर्ग के हैं, अर्थात इतने लोगों को हर एक जगह आरक्षण देने की बात इन्होंने की। ठीक है, पूरे जनगणना को। क्लियर है जी? पहले ध्यान रखेंगे हम लोग कहाँ तक थे, 1900। आप देखेंगे कि आरक्षण का विषय जो है इस पे हमेशा विरोध होते रहा है। कुछ आलोचक जो हैं वो कहते हैं कि आरक्षण जो है ये समतामूलक समाज के स्थापना का विरोध ही है। नहीं, एक तरफ संविधान कहता है कि हम समतामूलक समाज की स्थापना करते हैं, और एक तरफ आरक्षण देने की बात करता है। तो ये आलोचकों का कहना है, लेकिन जो संविधान के व्याख्याता हैं वो कहते हैं कि आरक्षण क्या है, ये सकारात्मक आरक्षण, सकारात्मक समता की बात करता है, न कि नकारात्मक समता की बात। नहीं, उसी आधार पर पिछड़ा शब्द का प्रयोग कहीं संविधान में नहीं है। जब अनुच्छेद 340 का व्याख्या किया जाता है तब उससे पिछड़े वर्ग की मानसिकता की पहचान होती है, यानी पिछड़े वर्ग के लोगों को जो वर्ग विधान के माध्यम से पहचाना गया है उनकी अवधारणा का पता चलता है। और इसी के आधार पर 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ, जिसको कालेलकर आयोग कहते हैं, और यह रिपोर्ट कब दिया, 1955 में। ठीक है, और इसी में 1955 में जब ये रिपोर्ट दिया उसमें महिलाओं को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन तत्पश्चात बाद में महिलाओं को भी इसमें शामिल किया। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग जो था, आरक्षण देने के मुद्दे पर किसको शामिल किया, महिलाओं को। और शामिल किए जाने के पीछे एक ही शर्त था कि इसने भारतीय समाज में जो पुरानी पद्धति थी, परंपरा थी प्राचीन काल की, उस तरफ इशारा किया। नहीं, और उस तरफ इशारा करके जो बुद्धिजीवी थे और तथाकथित मानसिकता वाले थे, पुरुष मानसिकता वाले, उनको इशारा दिलाया कि देखो तुम प्राचीन काल से महिलाओं का शोषण किए हो, हमेशा इनको पर्दे के पीछे रखे हो, नहीं उपभोग का वस्तु समझे हो, कभी विकसित होने नहीं दिए, नहीं न शिक्षा के स्तर पर न मानसिक डेवलपमेंट हुआ, तो इनको भी इसमें शामिल करने की बात कही। ठीक है, इसी पर जब व्यवस्थाएं आगे बढ़ी तो आया मंडल आयोग। नहीं, मंडल आयोग 1979 में जो रिपोर्ट दिया, कब, 1980 में,
और ध्यान रखेंगे जब ये रिपोर्ट दिया तो जनगणना का आधार कौन बनाया? 1931 के लिए होता है, अपना पॉलिटिकली राजनीतिक हित साधने के लिए वो आरक्षण का विरोध करते हैं। समझ नहीं, सपोर्ट करने वाले हों या अपोज करने वाले हों, तो उस मुद्दे पे नहीं जाना है, आपको उसी का जिक्र करना है। आपको आधार लेना है किसका? आर्टिकल 40 का। 40 के जितने अंदर व्याख्या करते हैं, यानी समता के अधिकार 14 से लेकर के 15 के आर्टिकल का व्याख्या करके उनके प्रावधानों को जिक्र कर देना है। ठीक है, चलिए इसमें लिख लीजिए आरक्षण का विषय, हेडिंग बना लेंगे और इसमें लिखेंगे भारत में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, भारत में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को विकास की, पिछड़े वर्गों को विकास की मुख्य धारा में पिछड़े वर्गों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए विशेष प्रावधान करने का उल्लेख संविधान में है। विशेष प्रावधान करने का उल्लेख संविधान में है। उल्लेखनीय है कि संविधान में पिछड़ेपन की परिभाषा नहीं है। इस शब्द को परिभाषित करने के लिए संविधानविदों ने, संविधानविद मीन्स संविधान के जानकार, हाँ, संविधानविदों ने अनुच्छेद 340 का ब्रैकेट्स में लिखेंगे, ब्रैकेट्स में यह लिखेंगे पिछड़े वर्गों का के बाद ब्रैकेट्स में पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अन्वेषण मीन्स जांच पड़ताल करके सुधार करना, नहीं, अन्वेषण करने के लिए आयोग की नियुक्ति। ठीक है, आयोग की नियुक्ति। ये क्या है? अनुच्छेद 340 में यह प्रावधान है कि राज्य का ये कर्तव्य है कि पिछड़े वर्ग का पहचान करे, नहीं, पिछड़े वर्ग की पहचान करके और एक आयोग की नियुक्ति करे। उसी पर ये परिभाषा के आधार पर इस आयोग की नियुक्ति हुई। ठीक है, ब्रैकेट्स करेंगे, ब्रैकेट्स के बाद लिखेंगे के तहत भारत के पहले, ब्रैकेट्स बंद करने के बाद के तहत भारत के पहले पिछड़ा वर्ग आयोग, ब्रैकेट्स में लिखेंगे कालेलकर आयोग 1953 में गठन किया गया, जिसने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की
प्रस्तुत की। आयोग ने की के बाद आयोग ने पिछड़ेपन को परिभाषित करने के लिए, आयोग ने पिछड़ेपन को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख आधारों का उल्लेख किया। आयोग ने पिछड़ेपन को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख आधारों का उल्लेख किया। निम्नलिखित प्रमुख आधारों का उल्लेख किया नहीं, किया के बाद डैश देंगे, अब पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे। पहला पॉइंट नहीं, यहाँ पे लिखेंगे परंपरागत हिंदू समाज, परंपरागत हिंदू समाज की जाति व्यवस्था में, परंपरागत हिंदू समाज की जाति व्यवस्था में सबसे नीचे स्तर पर, हाँ, निम्न स्तर पर या नीचे स्तर पर विद्यमान जातियां, सबसे नीचे जो परंपरागत जाति व्यवस्थाएं चली आ रही हैं पुराने जमाने से, उस व्यवस्था में जो निम्न स्तर पे जो जातियां हैं उनको पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाए, आयोग ने सुझाव दिया। दूसरा पॉइंट, हाँ, ऐसे शब्द का फेर है भैया, शब्द जो भी कर ले, आपका व्याख्या करें तो अर्थ वो निकलना चाहिए। ऐसे, दूसरा पॉइंट, ऐसे समुदाय जिनमें शिक्षा का स्तर अत्यंत निम्न हो, शिक्षा का स्तर अत्यंत निम्न न हो, नहीं, अत्यंत निम्न हो, ऐसे समुदाय जिसमें शिक्षा का स्तर में भी प्रतिनिधित्व का अभाव हो, व्यापार और वाणिज्य में प्रतिनिधित्व का अभाव हो। ठीक है जी। इन आधारों पर ये पॉइंट के तरफ इशारा किया कौन? आयोग, कालेलकर आयोग। कहा कि जो व्यवस्थाएं ये दी गई हैं, इन व्यवस्थाओं पर जो जातियां खरी उतरती हैं उन सबको कहाँ रखा जाएगा? पिछड़ा वर्ग में नहीं, अर्थात स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इन व्यवस्थाओं को आप देखेंगे 16 भाग 16 जब पढ़ेंगे, संविधान का भाग 16 और आर्टिकल 340, तो वो करता है, राज्य को कहता है कि राज्य का कर्तव्य है कि पिछड़े वर्ग की पहचान कर, अन्वेषण का अर्थ है खोजबीन करके पहचान करना है, और उनके लिए एक निश्चित आयोग की विकास में काम करे। नहीं, और आधार क्या दिया? ये सब दिया, जो जातीय परंपरागत हिंदू समाज में जो जाति व्यवस्थाएं चली आ रही हैं उनके निम्न स्तर पर कौन है? SC ST वर्ग हैं, नहीं, उनको सुधारने की बात करता है। फिर उनको देखता है कि ये सरकारी सेवाओं में देखिएगा आप दे तो दे रहे हैं, लेकिन उतनी पहुंच नहीं है जितने आम वर्ग की है, तो सरकारी सेवाओं में भी प्रतिनिधित्व देने की बात कर रहा है, यानी उसमें भी रिजर्वेशन दे करके उनको ऊपर उठाया जाए। नहीं, व्यापार वाणिज्य है, व्यापार में है, या कोई भी राजनीति, कोई भी कार्य हो, उसमें उनका अगर अभाव हो, जिस समुदाय का अभाव हो, उनको ये व्यवस्थाएं दी जाए। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करेंगे। आयोग ने, हाँ पैराग्राफ नहीं, पैराग्राफ चेंज करके यहीं पे आयोग ने महिलाओं को, वो अब पैराग्राफ का अर्थ होता है बीच से, जहाँ सेंटेंस खत्म हो ना, तो वहाँ से, मान लीजिए पैराग्राफ, अगर ये सेंटेंस आप लिख रहे हैं, ऐसे सेंटेंस लिख रहे हैं और ये खत्म हो रहा है, तो यहाँ से पैराग्राफ दूसरा शुरू होना चाहिए, या मान लीजिए यहाँ भी शुरू हुआ तो बीच से शुरू होना चाहिए। नहीं, ये पूरा साथी का मैटर का, ये 4 पॉइंट जो था, इसको देखिए,
अब देखिए इसको मैं आपको रनिंग में नहीं लिखवा देता तो रनिंग में ज़्यादा क्लियर नहीं होता, इसलिए पॉइंट में दे दिया। समझ गए ना कि आयोग ने ये सुझाव दिए हैं कि इस आधार पर पिछड़े वर्ग की पहचान की जा सकती है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग का पहले मेंशन हो गया कि पिछड़ा वर्ग का परिभाषा नहीं है, आप किसको पिछड़ा वर्ग कहेंगे। तो आयोग ने दिया कि ये बिंदु जहाँ पे हो उसको पिछड़ा वर्ग कहेंगे, ठीक है ना। हाँ, पैराग्राफ चेंज करेंगे। आयोग ने महिलाओं को भी पिछड़े वर्ग में शामिल करने की, महिलाओं को भी पिछड़े वर्ग में शामिल करने की सिफारिश की थी। यह भी उल्लेख किया था कि उत्पादन और वितरण समाजवादी सिद्धांतों के आधार पर होने चाहिए। उत्पादन और वितरण समाजवादी सिद्धांतों के आधार पर होने चाहिए। पूर्ण विराम। आगे लिखेंगे आयोग के अनुसार भारत में आर्थिक पिछड़ापन सामाजिक और अन्य विषमताओं के कारण नहीं। आर्थिक पिछड़ापन सामाजिक और अन्य विषमताओं के कारण नहीं बल्कि उनका परिणाम है। आर्थिक विषमताओं के कारण नहीं बल्कि उनका परिणाम है। आयोग के अनुसार भारत में आर्थिक पिछड़ापन सामाजिक और अन्य विषमताओं के कारण नहीं बल्कि उनका परिणाम है। आयोग स्पष्ट किया कि समाज में जो पिछड़े वर्ग हैं, ये पिछड़ा वर्ग का जो कारण ये नहीं है कि वो आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, नहीं, वो परिणाम बताया, क्योंकि ये व्यवस्थाएं पहले से चली आ रही हैं। कारण कब होता है? जब तत्कालीन पृष्ठभूमि में कोई समस्या उत्पन्न हो, और उससे जो निकले। लेकिन ये तो परिणाम है भैया, ये तो वर्षों से चला आ रहा है, नहीं, उसके वजह से ये व्यवस्थाएं आई हैं और हमेशा इसका विरोध हुआ है। कोशिश भी किया गया है तत्कालीन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कि ये व्यवस्थाएं कम हो, लेकिन हुई नहीं। अभी भी हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे क्या है, स्थितियां बदल रही हैं। ठीक है, फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे। 1979 में भारत के दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग ब्रैकेट्स में मंडल आयोग, पिछड़े वर्ग आयोग ब्रैकेट्स में मंडल आयोग नहीं का गठन किया गया। मंडल आयोग का गठन किया गया, ठीक है, पूर्ण विराम। इसने 1931 की जनगणना को, 1931 की जनगणना को आधार बनाकर 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की या रिपोर्ट दी। इसके अनुसार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की या रिपोर्ट दी, नहीं, इसके अनुसार अनुसूचित जातियों
और जनजातियों को छोड़कर, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को छोड़कर कुल जनसंख्या का लगभग कुल जनसंख्या का लगभग 54%, 54%, 54% पिछड़े वर्ग की जनसंख्या है। ठीक है। मंडल आयोग पहचाना, आधार बनाया किसका? 1931 का जनगणना का आधार बनाया। उसने पहचाना जो प्रावधान दिए गए हैं शैक्षणिक आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, तो इसने पूरे जनसंख्या का, जिसमें SC ST तो है ही नहीं, SC ST तो पहले से ही हर एक स्तर पे पिछड़े हुए हैं, उनके अलावा और जो जातियां हैं वो 54% ऐसी हैं जो पिछड़ी हुई हैं, उनको शामिल किया मंडल आयोग ने। ठीक है। पूर्ण विराम के बाद लिखेंगे अतः एक सभ्य समाज में समता आधारित सामाजिक न्याय किया जाना चाहिए। और यह स्थिति तभी लाई जा सकती है जब पिछड़े वर्ग को आरक्षण दी जाए। ठीक है जी। ठीक है। ये क्या है? ये प्रावधान थे, नहीं कैसे कैसे विकसित हुआ, और इसमें तब इसके बाद इसमें विवाद की चर्चा करेंगे। विवाद तो हमेशा का विषय रहा है जी, नहीं विवाद हमेशा रहा है। कैसे राजनीतिक हित साधने के लिए लोग अपना अपना बात कहता है, नहीं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे राजनीतिक हित साधने के लिए जो संसाधन विहीन लोगों को आरक्षण देने की बात जो आयोग करता है, नहीं, उसको वो लोग कहते हैं कि नहीं ये क्या है, समता मूलक समाज की स्थापना का विरोध कर रहा है। समझ गए ना? तो इस पे न्यायालय कहता है कि यहाँ पर जो बाजारीकरण व्यवस्थाएं हैं, बाजार में जो व्यवस्थाएं स्थापित की जाती हैं, और वो व्यवस्थाएं क्या है, किस पर काम करती हैं? लाभ के अवधारणा पर। जो भी बाजारीकरण का अर्थ क्या है? मार्केटिंग में जितनी व्यवस्थाएं लगी हुई हैं तो सब मुनाफा के आधार पर लगी हुई हैं, नहीं, उनको मुनाफा होगा तभी वो कार्य करेंगे। समझ गए ना? लेकिन सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है राज्य को कि आप बाजारीकरण वाली व्यवस्था के विपरीत जाकर के ये आरक्षण की बात कीजिए, नहीं, अर्थात गैर बाजारीकरण व्यवस्था स्थापित कीजिए समाज में। और नहीं 24 घंटा खेलेगा और वहीं अगर 4-5 घंटा काम करेगा तो कुछ पैसा लेके आएगा, नहीं, ये मानसिकता है। आप देखेंगे जो भी उस वर्ग के हैं, जो कृषक वर्ग के हैं, तो कृषक वर्ग अपने बच्चों को इसी सोच से नहीं भेजना चाहते कि स्कूल जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा, खर्चा लगेगा, लेकिन अगर वो स्कूल ना जा कर के कहीं काम करने जा रहा है तो कुछ पैसा लेके आएगा जिससे भरण पोषण होगा। नहीं, इसी अवधारणा को तोड़ने के लिए गैर बाजारीकरण अवधारणा को बल देते हुए मिड डे मील का प्रोग्राम कहाँ लागू किया गया? स्कूल में, कि जो परिवार की सोच है उस सोच से बच्चा बाहर निकले और कम से कम स्कूल तो आए, और नहीं तो इसी बहाने तो स्कूल आए कि कम से कम एक टाइम का भोजन मिल रहा है। नहीं, ये मानसिकता स्थापित करने के लिए जो बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते थे उनमें ये मानसिकता स्थापित की गई कि कम से कम इस बहाने से है कि चलो एक समय का खाना मिलेगा, या घर वाले भी नहीं रोकेंगे कि चलो घर से तो बढ़िया है कि चलो एक शाम का खाना मिल रहा है, नहीं, लेकिन वो तो सिस्टम का फॉल्ट है कि बच्चों का अंडा और सोयाबीन टीचर खा जाता है जी, है ना?
अभी देखिए कितना बढ़िया व्यवस्था है, हम लोग पढ़ते हैं उसमें जो उसका योजना आयोग का जब रिपोर्ट आता है मिड डे मील में देखिएगा एकदम माने हर एक डे वाइज उनका बंटता है, मेनू है। यहाँ बहुत पौष्टिक राजमा है, वो अंडा है, फिर सोयाबीन वगैरह है, पौष्टिक खाना है। लेकिन मिलता क्या है? खिचड़ी, खिचड़ी मिलता है, खिचड़ी मिलता है। ये सब कौन खा जाता है? जो उस मानसिकता वाले हैं। नहीं नहीं, ठीक है, खाए, ठीक है, खाने तक देखिए किसी भी सिस्टम में अगर खाता है ठीक है, लेकिन खा के समेट के घर न ले जाए। नहीं, जब घर ले जाता है तो प्रॉब्लम होता है। नहीं, अगर उस आदमी को देखिए, यही मानवता नहीं है, अगर उस आदमी को एहसास हो जाए कि ये बच्चों के लिए आया है और बच्चों का आहार हम छीन रहे हैं, तो वो काम करेगा नहीं। नहीं, अगर मिड डे मील भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है उसका, अगर पूरी तरह से वो लागू हो जाए तो देखिएगा कोई बच्चा सरकारी प्राइवेट स्कूल में नहीं जाएगा। नहीं, दिल्ली सरकार में तो स्पेशल बना हुआ खाना जाता है, पैकेजिंग जाता है वहाँ पर। वहाँ तो एनजीओ काम करती है और एनजीओ को ठेका दिया जाता है और वो पैक करके एकदम फूड सप्लाई करता है। लेकिन अपने यहाँ व्यवस्था है, अपने यहाँ तो उस मैंने लोगों को भी डिप्यूट कर दिया गया है कि आप खाना बना करके ही दीजिए। नहीं, तो वो सब व्यवस्थाएं नहीं है, तो इसी का वो सरकार, उच्चतम न्यायालय निर्देश देती है सरकार को कि ये गैर बाजारीकरण व्यवस्था से आप हटिए, जहाँ मुनाफा का देखा जाता है कि हम वही व्यवस्था हम चलाएंगे जिसमें मुनाफा हो। नहीं तो राज्य को निर्देश देता है कि आप कुछ सिस्टम ऐसे चलाइए, कुछ योजनाएं ऐसे चलाइए जिससे आपको मुनाफा न हो, मुनाफा न हो लेकिन समाज का कल्याण हो, उस वर्ग का कल्याण हो। नहीं, उसके तरफ इशारा करता है और जो विरोध करने वाले हैं उनका मुंह बंद करता है। समझ गया ना? इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसी में बहुत सारे अनुच्छेद हैं। उनके तरह कहता है कि उनको फ्री एजुकेशन, पहले था कि 6 वर्ष तक, अब 14 वर्ष तक कर दिया गया है। नहीं, कि राज्य का कर्तव्य है कि 0 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे। और निःशुल्क शिक्षा के साथ ही देखेंगे स्टेशनरी भी जुड़ गया, नहीं पोशाक भी जुड़ गया, नहीं वो सब व्यवस्थाएं जुड़ गई, इसलिए जुड़ गई कि उसको क्या करना है, स्किल्ड करना है। ये सब मिड डे मील तो पहले से ही चला आ रहा है, मिड डे मील तो है ही, वहाँ व्यवस्थाएं काम कर रही हैं कुछ हद तक। लेकिन उसके अलावा राज्य को नहीं, उस वर्ग उस उम्र के बच्चों की जिम्मेवारी किसकी है? राज्य की है, माता पिता की नहीं है। वहाँ माता पिता को काउंटर नहीं करता है, वो राज्य को काउंटर करता है कि आपके राज्य में अगर कोई बच्चा है, उसकी जिम्मेवारी, शिक्षा की जिम्मेवारी, खाने की जिम्मेवारी, रहने की जिम्मेवारी सब राज्य का है। लेकिन राज्य करता कहाँ है जी? देखिएगा बहुत बच्चे अगर पूरी जिम्मेवारी निभाने लगे तो इतने बच्चे रोड पे घूमेंगे नहीं। हाँ, तो वो तो अलग है, पहले यहाँ निश्चित किया गया, स्पष्ट निर्देश दिया गया है, वो तो कर्तव्य है। कर्तव्य का अर्थ क्या है? आप पालन कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, नहीं, लेकिन यहाँ तो करना ही है। समझ गए ना? यहाँ क्या है, यहाँ संविधान निर्देश देता है कि आपको किसी हाल में करना है, आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है। नैतिक जिम्मेवारी के साथ साथ संवैधानिक जिम्मेवारी है, कानूनी जिम्मेवारी है आपकी। समझ गए ना? लेकिन यहाँ तो क्या है, नेता नगरी तो अपने रंग में रंगे हुए हैं। नहीं जी, हेडिंग बनाइए, आरक्षण के सिद्धांत और विवाद के कारण। के कारण, आरक्षण के सिद्धांत और विवाद के कारण। मेन हेडिंग, आरक्षण के सिद्धांत और विवाद के कारण। नहीं, ठीक है। तो गैर बाजारीकरण समझ गए ना? गैर बाजारीकरण यानी मुनाफा रहित कार्यों का संपादन करना जिसमें मुनाफा नहीं हो, ठीक है। हाँ, तो इसमें लिखेंगे, इसमें पॉइंट में कंटिन्यू रनिंग में लिखेंगे, आरक्षण, आरक्षण
के समर्थकों का मानना है, हम लोग विवाद से ही स्टार्ट कर रहे हैं, आरक्षण के समर्थकों का मानना है कि भारत में निचले स्तर पर विद्यमान, भारत में निचले स्तर पर विद्यमान जातियां पिछड़ी, निचले स्तर पर विद्यमान जातियां कौमा पिछड़ी तथा संसाधन पिछड़ी तथा संसाधन विहीन हैं। ठीक है। इस कारण आरक्षण की सुविधा देकर उन्हें विकास के साथ जोड़ा जा सकता है। आरक्षण की सुविधा देकर उन्हें विकास के साथ जोड़ा जा सकता है। इसके विपरीत आलोचकों का यह मत है कि आरक्षण समता के सिद्धांतों का विरोधी है। आरक्षण समता के सिद्धांतों का विरोधी है। पूर्ण विराम नहीं, पैराग्राफ चेंज करेंगे। भारत जैसे अनिवार्य रूप से समाजवादी देश में विषमताओं को दूर करने के लिए, अनिवार्य रूप से समाजवादी देश में विषमताओं को दूर करने के लिए राज्य का यह दायित्व है कि वह संसाधन विहीन वर्गों तक, राज्य का यह दायित्व है कि वह संसाधन विहीन वर्गों तक उनकी उपलब्धता सुनिश्चित कराए। इसके लिए पूर्ण विराम के बाद इसके लिए राज्य को गैर बाजारी सिद्धांतों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। ऐसे सिद्धांत का अर्थ है मुनाफा रहित सेवाओं की उपलब्धता। जैसे नहीं हो। राज्य का ये कर्तव्य है, राज्य के तरफ इशारा करता है कि राज्य ऐसा कार्य करे जिसमें मुनाफा नहीं और वो वैसे कार्य से लोगों का क्या है, कल्याण हो। जैसे निःशुल्क शिक्षा आय की गारंटी है ना जी। निःशुल्क शिक्षा देने की बात करता है ना, जिसमें कोई मुनाफा नहीं है। आय की गारंटी कहाँ मिलती है? मनरेगा नरेगा में।
नहीं, उसमें राज्य का कर्तव्य है कि भाई जो वंचित वर्ग हैं उनको रोजगार की गारंटी मुहैया कराए। तो क्या है, ये गैर बाजारीकरण सिद्धांत पे काम करता है। नहीं, आय की गारंटी कॉमा कॉमा भोजन भोजन हाँ, भोजन और स्वास्थ्य जैसी, भोजन और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं, भोजन और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं सुविधाएं सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना। भारतीय संविधान में, आगे, भारतीय संविधान में उल्लेखित समतावादी सिद्धांतों का, भारतीय संविधान में उल्लेखित समतावादी सिद्धांतों का अर्थ यह भी है कि, उल्लेखित समतावादी सिद्धांतों का अर्थ यह है कि, अर्थ यह है कि, अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति तक ऐसे अवसर उपलब्ध, प्रत्येक व्यक्ति तक ऐसे अवसर उपलब्ध होने चाहिए अपनी क्षमताओं, उपलब्ध होने चाहिए जिससे वह अपनी क्षमताओं को कार्यकुशलता में बदल सके, अपनी क्षमताओं को कार्यकुशलता में बदल सके, कार्यकुशलता में बदल सके, अपनी क्षमताओं को कार्यकुशलता में बदल सके, कॉमा पूर्ण विराम। वस्तुतः यही समतावादी सिद्धांत भारत में आरक्षण का संवैधानिक आधार है। यही समतावादी सिद्धांत भारत में आरक्षण का आधार है, संवैधानिक आधार है। भारत में आरक्षण का संवैधानिक आधार है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करेंगे। जहां तक विवाद का प्रश्न है, इस विषय पर विवाद का प्रश्न है, इस विषय पर विवाद का प्रश्न है। ऐसे विवाद इसके राजनीतिकरण के कारण, इसके राजनीतिकरण, किसके राजनीतिकरण? आरक्षण के नहीं, राजनीतिकरण के कारण और उन परिस्थितियों में उभरते हैं, कहाँ छूटा? ऐसे विवाद के कारण, इसके राजनीतिकरण के कारण और उन परिस्थितियों में उभरते हैं, पूर्ण विराम, जब मानवतावादी दृष्टिकोण पर उभरते हैं, जब मानवतावादी दृष्टिकोण पर कार्य किए जाते हैं, मानवतावादी दृष्टिकोण पर कार्य किए जाते हैं। ऐसे दृष्टिकोण का तात्पर्य यह है कि ऐसे दृष्टिकोण का तात्पर्य यह है कि संसाधन की पर्याप्तता वाले, संसाधन की पर्याप्तता
पर्याप्तता, पर्याप्तता का अर्थ क्या है? जिसके पास संसाधन है। हाँ, नहीं, जिसके पास संसाधन मौजूद है, संसाधन के पर्याप्त वाले समूहों से संसाधन विहीन वर्गों में हस्तांतरित किया जाना चाहिए। नहीं, ये क्या है? मानवतावादी दृष्टिकोण कहता है। मानवतावादी दृष्टिकोण का अर्थ क्या है? कि मानव का कल्याण। और मानव का कल्याण कब होगा? जिसके पास संसाधन है उनसे लेकर के संसाधन विहीन वर्ग को दे दिया जाए। यानी कह सकते हैं कि ये मार्क्सवाद के तरफ प्रेरित करता है। मार्क्सवाद का सिद्धांत, हाँ, मार्क्सवाद का सिद्धांत क्या है? जो पूंजीपति वर्ग है उससे पूंजी छीन करके निम्न वर्ग को दे दिया जाए। समझ गए ना? क्या? तो वही है ना, उसको मैंने वो मेहनत किया, उसको जितना मिलना चाहिए उतना नहीं दिया। नहीं, इसलिए वो कहता है, मार्क्सवाद भी कहता है, मानवतावादी दृष्टिकोण भी कहता है, जो संसाधन विहीन ही पर्याप्तता वाले वर्ग हैं, यानी पूंजीपति हैं, उनके पास इतना पूंजी है जिसका यूज नहीं है, तो उसके पास नहीं है, उसको दे दिया जाए, तभी तो मानव कल्याण होगा जी। नहीं, मानवीय दृष्टिकोण यही कहता है तभी मानव कल्याण होगा। इसको मार्क्सवाद भी सपोर्ट करता है, लेकिन मार्क्सवाद की अवधारणा क्या है? इसको कहता है कि आप ले करके दो, वो नहीं देता है तो विरोध करो। नहीं, विरोध के साथ साथ क्रांति की भी बात करता है। जो हमारे क्रांति की बात भारत में नकार दिया गया है, गांधी जी भी उसके गरीबी, हालांकि इससे निरपेक्ष गरीबी दूर की जा सकती है। निरपेक्ष गरीबी समझ रहे हैं ना? निरपेक्ष गरीबी दूर की जा सकती है, लेकिन सामाजिक व्यवस्था को समता मूलक नहीं बनाया जा सकता। समता मूलक व्यवस्था नहीं बनाया जा सकता। ठीक है। अतः स्पष्ट है कि भारत में आरक्षण का सिद्धांत संरक्षणात्मक विभेदीकरण को प्रोत्साहित करता है। संरक्षणात्मक विभेदीकरण को प्रोत्साहित करता है, जिसके आधार पर क्षैतिज समता लाई जा सकती है। ठीक है। क्या? तत्कालीन गरीबी दूर हो सकता है। नहीं, अगर वो कैसे मानवतावादी कल्याण की बात करता है, मानव कल्याण की, यानी मानवीय दृष्टिकोण की बात करता है, यानी तत्कालीन मानव का कल्याण हो जाए। जो भूखे मर रहा है, वो कहता है जो भूखे मर रहा है कम से कम यहाँ से ले आके यहाँ दे दोगे तो वो जिंदा तो रह जाएगा। नहीं, लेकिन इससे क्या है? इससे समतामूलक समाज की अवधारणा का विकास नहीं होगा जो संविधान चाहता है। नहीं, तो इसीलिए ये हृदय परिवर्तन की बात करता है, जो हमारे गांधी जी भी इस अवधारणा को मानते हैं। नहीं, कि तुम ऐसा कुछ करो कि उस वर्ग का हृदय परिवर्तन हो जाए और वो उसको अपने कर्तव्य का एहसास हो जाए समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, नहीं कल्याण के प्रति, कि वो अपने संसाधन का वितरण करे। नहीं, वितरण करे, खुद ही वितरण करे,
नहीं, क्योंकि यहाँ मार्क्सवाद को भी नकार दिया गया है भारत में, ध्यान रखेंगे। मार्क्सवाद को अगर कहा होता तो वो कहता कि छीन के दे दो, नहीं छीन के दे दो। अम्बेडकर भी यही कहते हैं ना कि अगर अधिकार मांगो, नहीं मिलता है तो छीन लो। नहीं, वो मार्क्सवाद की तरफ झुके हुए थे, लेकिन गांधी जी नहीं झुके हुए थे। गांधी जी का अवधारणा क्या है, समता मूलक, यानी समाजवाद के तरफ झुके हुए थे। हाँ, नहीं तो कहीं कहीं होता है ना कि विरोध करना पड़ता है, बहुत जगह है। आप देखिए गांधी जी कैसे करते हैं, वो भी तो उस तरफ इशारा करते हैं ना जी, एक बढ़ाओ, फिर नहीं मानता है दूसरा बढ़ाओ, नहीं मानता है तो तीसरा नहीं बढ़ाओ। नहीं, अनुनय विनय भी करो, असहयोग करो, असविनय करो, और नहीं मानता है तो भारत छोड़ो भी करो, डू करो और मरो करो। नहीं तो ये क्या है, ये यही सिद्धांत पे भारत हमेशा चलते आया है, अभी भी तो वही चल रहा है जी। सभी हल्ला कर रहा है भारत सपोर्ट नहीं कर रहा है, हम काहे सपोर्ट करेंगे, हम तटस्थ रहेंगे। यूक्रेन वाले मामले पे देखिए। नहीं नहीं, वो तो है ही, वो तो है ही, लेकिन रूस के साथ ही नहीं, अगर किसी भी देश के साथ ये स्थिति होती तो क्या भारत उसमें पार्टिसिपेट करता? कभी नहीं करता, नहीं करता ना, कभी नहीं। विरोध करने का अर्थ है कि आप दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तब हमेशा वो चाहता है कि बातचीत के माध्यम से सुलझाएं, सुलटाएं इसको। नहीं, देखिए भारत अपने नीति पे हमेशा अड़ा रहा है। वो कभी भी चाहता है कि कहीं भी हो, पाकिस्तान के साथ अगर कोई भिड़ जाए तो भारत थोड़ी सपोर्ट करेगा, कहेगा कि बातचीत से समझाइए। नहीं, कभी वो इंटरफेयर नहीं करेगा। क्या तो यहाँ से बाबू आरक्षण के बनेगा, और बनेगा तो यही प्रावधान का जिक्र करना है, समझ गए ना, आर्टिकल का जिक्र करेंगे, संविधान में क्या क्या दिया गया है, तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। और इसके बाद हम लोग एक करेंगे मंडल आयोग विवाद, हमेशा आता है, नहीं मंडल आयोग पे विवाद आता है, फिर वो विशाखा मामला की चर्चा करेंगे। मंडल आयोग क्या करता है, ये 16 अनुच्छेद 16(1) की बात करता है। अनुच्छेद 16(1), इसलिए मैं कहता हूँ आर्टिकल का सब आर्टिकल पे थोड़ा ध्यान दें। नहीं, अनुच्छेद 16(1) क्या कहता है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की बात करता है। नहीं, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, यानी जहाँ पर नियोजन के पद्धति के माध्यम से अगर जॉब मिल रहा है तो उसमें सबको अवसर दिया जाए, समझ गए, सबको अवसर दिया जाए। उस पे मंडल आयोग विवाद को हम लोग देखेंगे, इसको समझते हुए वो बात आता है। हाँ जी, किसके लिए? यूपीएससी के लिए लूसेंट पढ़ते हैं, लूसेंट पढ़िए, है ना, लूसेंट और घटना चक्र, अभी तो समय नहीं है, लेकिन प्री